हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और ये चैप्टर जो चल रहा है वो ग्रेड फर्स्ट में भी इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। ऑडिट रिपोर्ट पे हमारा एक वीडियो पहले आ चुका है। आज अपन 11वां MCQ करेंगे, 11 से 20 तक। 11वें में कहता है द ऑडिटर शुड स्टेट इन द ऑडिट रिपोर्ट द रीज़न फॉर हिज रिजर्वेशन ऑब्जेक्शंस एंड ट्राई टू मेजर देयर इम्पैक्ट। दिस शुड बी डन व्हेन ही। कहता है एक लेखा परीक्षक, एक जो ऑडिटर होता है, उसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अपने आरक्षण या आक्षेप के कारणों को बताना चाहिए कि भाई उसने अपनी ओपिनियन को रिजर्व क्यों किया, उसने ऑब्जेक्शंस क्यों लगाए, उसको क्या प्रॉब्लम लगी, उसे वो बताने चाहिए, उसके रीज़न बताने चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये भी बताना चाहिए। तो ये उसे कब करना चाहिए? जब उसने ऑप्शंस पढ़िएगा, जब ए उसने एक मर्यादित रिपोर्ट दी हो, बी जब उसने एक स्वच्छ रिपोर्ट दी हो, सी जब उसने एक विपरीत राय दी हो, या डी जब उसने राय का अस्वीकरण किया हो। देखिए, अगर अब मैं बी की बात कर रहा हूँ, अगर उसने एक स्वच्छ रिपोर्ट, साफ़ सुथरी रिपोर्ट दी है तो फिर उसे ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि उसने एक क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है, उसने एक मर्यादित रिपोर्ट दी है। He has given a qualified report. Only then he should submit the reasons why he gave an qualified report. ठीक है। अगर मतलब क्या होता है ना, उस बंदे ने, ऑडिटर ने ऑडिट की, उसे कुछ पॉइंट्स में डाउट लगा, कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसको लगे, हालांकि वो परवेसिव नहीं थे कि सर ये सब क्या बातें कर रहे हो। आपको पिछले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि 4 तरह की ओपिनियन होती है और कब किस केस में कौन सी ओपिनियन दी जाती है। मैं चलो आपको अगली स्लाइड में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। एक बंदा क्वालिफाइड ओपिनियन कब देता है, मर्यादित रिपोर्ट कब देता है, इसको पढ़िएगा पहले पैराग्राफ को। वेयर द ऑडिटर ईदर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड और अदरवाइज कंक्लूड्स। जब एक ऑडिटर उसको जो एविडेंस मिले हैं उसके बेसिस पे ये पाता है या इस निष्कर्ष पे पहुंचता है, इस नतीजे पे पहुंचता है दैट मिस स्टेटमेंट्स आर मटीरियल बट नॉट परवेसिव। मतलब कई कुछ गड़बड़ है लेकिन वो पूरे खातों में व्याप्त नहीं है, हर जगह सर्वव्यापी नहीं है कुछ जगह गड़बड़ है पर ऐसा नहीं कि पूरे खाते ही गलत हैं। तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है और फिर उसे बताना पड़ेगा कि उसने क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दी। यही क्वेश्चन था। बाय द वे, ओपिनियन का एक टाइप होता है क्लीन रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। वो तो ये है कि जब वो खातों से पूरी तरह संतुष्ट होता है तो वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। एडवर्स ओपिनियन कब देता है? एडवर्स ओपिनियन का मतलब होता है नेगेटिव ओपिनियन। कहता है द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड्स दैट मिस स्टेटमेंट्स आर बोथ मटीरियल एंड परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ऑडिटर को जो सबूत या साक्ष्य मिले हैं उससे वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि खाते पूरी तरह से गलत तरीके से रखाए गए हैं, गैप्स यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं किया गया है। न केवल मटेरियल मिस स्टेटमेंट है बल्कि वो परवेसिव हैं, पूरी पुस्तकों में ही व्याप्त हैं। एक तरह से खाते पूरी तरह से कूटरचित मतलब धोखाधड़ी तरीके से बनाए गए हैं, तो फिर वो एडवर्स ओपिनियन देता है। ये सबसे ज़्यादा हार्श ओपिनियन होती है, सबसे ज़्यादा कठोर मत होता है। और एक होता है डिस्क्लेमर ओपिनियन। डिस्क्लेमर ओपिनियन में तो क्या होता है, जब उसे सफिशिएंट कहें बुक्स तक पहुंचने ही न दिया गया हो, मतलब जिन बुक्स को तक वो एक्सेस करना चाहता हो, जिन इन्फॉर्मेशन तक वो पहुंचना चाहता हो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया हो, या क्लैरिफिकेशन या तो मिले हों तो उससे वो संतुष्ट नहीं हो, तो वो किसी राय पे नहीं पहुंच पा रहा, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा। तो डिस्क्लेमर ओपिनियन में कहता है, थर्ड वाले को पढ़ता हूँ, द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन, जस्ट अ मिनट, द ऑडिटर इज unable to obtain sufficient appropriate audit evidences on which to base the opinion। कहता है ऑडिटर को इतने sufficient evidence मिले ही नहीं कि वो अपनी राय के लिए आधार बना सके। and the auditor concludes that possible effect of such in undetected misstatement if any on the financial statement could be both material and pervasive। और उसको लगता है कि जिन सूचनाओं तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, उन सूचनाओं के नतीजे मटेरियल या परवेसिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब वो कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है। ठीक है। जैसे आप किसी आदमी से मिले ही नहीं,
जिस आदमी के बारे में मान लो आपने केवल सुना ही है और कोई आदमी आपसे पूछे उसका कैरेक्टर कैसा है, तो जब तक आप उससे मिले ही नहीं, आपका काम ही नहीं पड़ा, वास्ता ही नहीं पड़ा, तो आप एक राय कैसे दे सकते हैं? ठीक है। और अगर मिले हो, काम पड़ा हो, तो फिर आपकी राय कैसे हो सकती है? साफ़ सुथरी राय, स्वच्छ रिपोर्ट हो सकती है। एक आध जगह आपको प्रॉब्लम लग सकती है तो क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकती है। पूरा ही आदमी गड़बड़ है, पूरा ही आदमी फर्जी है, तो एडवर्स ओपिनियन हो सकती है। और जब आप उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है। बस एक फर्स्ट क्वेश्चन में ही टाइम लगता है जब तक अपन करते हैं, इसके बाद तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऑडिटर सबमिट्स रिपोर्ट टू, ठीक है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, शेयर होल्डर्स को, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भी देता है कुछ मामलों में जहाँ फ्रॉड वगैरह के मामले होते हैं और गवर्नमेंट उन्हें कहती है कि आप ऑडिट करके आइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर इंटरनल ऑडिटर होता है तो इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड ही अपॉइंट करता है, तो वो बोर्ड को ही रिपोर्ट करता है। या कई तरह की ऑडिट होती है, मैनेजमेंट ऑडिट होती है वगैरह। शेयर होल्डर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है, वैधानिक अंकेशक जो होता है, वो प्रायः अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को ही दिया करता है। तो आपको लगेगा सर ये बी सी डी तीनों ही सही हैं, तो इसका सही आंसर वैसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। जनरली ऑडिटर अपनी रिपोर्ट उसको देता है जिसने उसे काम सौंपा है, ठीक है। अगर आपको काम ए ने सौंपा है तो आप अपनी रिपोर्ट ऑब्वियस सी बात है ए को दोगे, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली 3 पक्षकार हो सकते हैं। एक होता है ऑडिटर जो ऑडिट करता है, एक होता है ऑडिटी जिसकी ऑडिट की जाती है, जिस पे ऑडिट ऑपरेशंस किए जाते हैं, और एक कभी कभी तीसरा पक्ष होता है जो मेन पक्ष होता है, वो होता है क्लाइंट जिसने आपको अपॉइंट किया है, जो आपको फीस देगा, जिसको आप रिपोर्ट करेंगे। तो जनरली ये होता है कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है किसको? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, नियोक्ता प्राधिकारी को, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी नहीं था, आप समझिएगा। इसमें थर्ड और फोर्थ तो अपने आप ही खारिज हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन ये नहीं था कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो इसमें कंपनी ऑडिटर का क्वेश्चन नहीं था, ये एक जनरल क्वेश्चन था कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको दिया करता है। होप आप बातें समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू, जो लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट होती है, जो कॉस्ट ऑडिट होती है, तो वो सेक्शन 148 के तहत गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को ताकीद करती है, गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को कहती है कि आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ साथ कॉस्ट ऑडिट भी करानी होगी। और ये कॉस्ट ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर से अलग होता है, और वो कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। उसमें कुछ सेलेक्टेड एंटिटीज़ होते हैं, कुछ सेलेक्टेड मुद्दों पे कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देता है। तो इसका आंसर फर्स्ट गवर्नमेंट होने वाला है। बाकी ऑप्शन वैसे गवर्नमेंट था, कंपनी था, गवर्नमेंट एंड कंपनी बोथ, शेयर होल्डर्स। थर्ड ऑप्शन थोड़ा टफ वन था, बस मोटे तौर पे जिस बुक से मैंने देखा उसमें लिखा है कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स टू परिव्यय अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण भी बोलते हैं, लागत की जगह परिव्यय अंकेक्षण भी चलता है। आप हिंदी इंग्लिश, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए तैयार रहिएगा। परिव्यय अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है सरकार को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Auditor is not insurer and does not give guarantee for correctness of books. This statement has been said in the case law. CIT versus GM डांडेकर कहता है कि अंकेशक एक बीमक नहीं है और वो पुस्तकों की सत्यता की गारंटी नहीं देता। यह कथन किस मुकदमे में कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है आयकर आयुक्त, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम GM डांडेकर, लंदन एंड जनरल बैंक के मामले में, किंगस्टन कॉटन मिल्स के मामले में, मैक्सन एंड रॉबिन्स के मामले में। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कम से कम 10 मुकदमे और 10 मुकदमों में जो एक एक मेन हाईलाइट कहा गया है ना वो याद कर लेता। जैसे किंगस्टन कॉटन मिल वाला तो सबको याद है कि अंकेशक को एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होना चाहिए, ना कि एक शिकारी कुत्ते के समान होना चाहिए। ये तो लगभग सबको याद हो जाता है, पता नहीं क्यों उसमें कुत्ता वर्ड है, शायद इसलिए। किंगस्टन कॉटन मिल्स के मामले में वो कहा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में कथन ही दूसरा है कि अंकेशक ऑडिटर इज नॉट इंश्योरर एंड डज नॉट गिव गारंटी फॉर द करेक्टनेस ऑफ बुक्स। अंकेशक बीमक नहीं है और पुस्तकों में सत्यता की गारंटी नहीं देता है। ये कथन कहा गया है लंदन एंड जनरल बैंक के मामले में। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तब तो मैं आपको कहूँगा कि आपको एक केस पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। उस केस में वैसे एक्चुअली ये था कि उसमें एक बैंक था, उस बैंक ने लोन दिए, लेकिन लोन के बदले जो पर्याप्त जमानत या प्रतिभूति लेनी होती है वो नहीं ली थी।
तो सीए ने इस बात को चेक भी नहीं किया कि जो लोन्स वगैरह डिसबर्स किए गए हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई है, उसके बदले में पर्याप्त जमानत वगैरह ली गई है या नहीं ली गई है। और भी उन्होंने उस क्वेश्चन में केस में काफ़ी सारी लापरवाही की थी। कोर्ट ने उनको गिल्टी भी पाया था, लेकिन कुछ जजमेंट उन्होंने दिए थे। उसमें एक जजमेंट ये भी था कि ऑडिटर का काम नहीं है सलाह देना, ऑडिटर कोई इंश्योरर नहीं है। अगर वो ऑडिट करके आता है तो ये कोई सत्यता की गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स को भी समझना चाहिए कि ऑडिटर्स की अपनी एक लिमिट है। खैर, आपको तो केस का नाम याद कर लेना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन 4 तरह की होती है। ये इस मेन चैप्टर का मेन क्रक्स यही है कि 4 तरह की ओपिनियन होती है, किस मामले में कौन सी ओपिनियन दी जाती है, ये बच्चे को समझ होनी चाहिए। खैर, क्वालिफाइड ओपिनियन वन ऑफ द टाइप इज यस क्वालिफाइड। दो तो सिंपल ही है, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड। और तीसरी चौथी क्या है, एक तो है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कि मैं ना बोलूँगा, और चौथा आपका वो वाला क्या बोलते हैं, एडवर्स ओपिनियन। तो क्वालिफाइड ओपिनियन टाइप होता है, एडवर्स ओपिनियन टाइप होता है, डिस्क्लेमर ओपिनियन भी टाइप होता है, रिजर्व्ड ओपिनियन इस तरह की कोई ओपिनियन नहीं होती। अब तक के 5 क्वेश्चनों में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहें तो मैं ऐसे मानता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अब तक के क्वेश्चनों में। हिंदी में देख लीजिए, क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए मर्यादित राय, या तो राय शब्द आएगा या अभिमत शब्द आएगा। तो मर्यादित या परिमित अभिमत तब दिया जाता है जब उसे थोड़ी गड़बड़ दिखती है। एडवर्स ओपिनियन यानी प्रतिकूल अभिमत तब दिया जाता है जब उसे बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखती है। अस्वीकारण अभिमत तब दिया जाता है जब वो कुछ कहने की स्थिति में ना होता है। और रिजर्व्ड ओपिनियन कि मैं बाद में बोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा, इस तरह का कोई ओपिनियन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। एक बार आप देख लीजिए ये चारों, इसमें आप ये जो थंब साइन है इससे भी समझ लीजिए। अनक्वालिफाइड ओपिनियन जो साफ़ सुथरी ओपिनियन ना, उसमें देखो कितना मस्त हरे कलर की है, ग्रीन सिग्नल। और क्वालिफाइड ओपिनियन में मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर और एडवर्स में भी अगर मैं फ़र्क बताऊँ, एडवर्स में तो ऑडिटर लाउडली क्लियरली कह रहा है गड़बड़ है, और डिस्क्लेमर है ना, आप कहीं रिपोर्ट पाने वाले के मन में एक शक पैदा करता है कि क्यों ऑडिटर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्यों ऑडिटर को बुक्स तक पहुंचने नहीं दिया गया, क्यों ऑडिटर सफिशिएंट एविडेंस नहीं ला पाया। तो ये और ज़्यादा सस्पिशियस क्रिएट करता है, सस्पिशन क्रिएट करता है, शक पैदा करता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एडवर्स में तो क्लियर सामने वाले ने कह दिया ऑडिटर ने कि गड़बड़ है साहब। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन आए। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल,
ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स है। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें अगला क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू। तो अपने को पता है कि कंपनीज में इंटरनल ऑडिट होती है, एक आंतरिक अंकेशक अपॉइंट किया जाता है। तो आंतरिक अंकेशक बोर्ड अपॉइंट करता है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑप्शन आएगा या मैनेजमेंट ऑप्शन आएगा। तो गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती, शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करते, क्रेडिटर अपॉइंट नहीं करते। यस, इसको आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल अपॉइंट करता है। कभी कभी इसकी जगह प्रबंध ऑप्शन भी हो सकता है, मैनेजमेंट ऑप्शन भी हो सकता है। सिंपल है। और एक और बात है कि इंटरनल ऑडिटर का सीए होना या और कोई डिग्री होल्डर होना ज़रूरी नहीं है। अगर बोर्ड को विश्वास है कि ये व्यक्ति ऑडिट कर लेगा, तो घर में ही क्या गड़बड़ चल रही है, तो बाहर वाला एक्सपर्ट या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिटर आए, इससे पहले घर में ही ऑडिट करने के लिए आप अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल बताऊं कि हमारे कॉलेज में क्या होता है, अकाउंट्स मैं चेक करता हूं, तो मैं एक तरह से इंटरनल ऑडिटर हूं, ठीक है। इसके बाद हमारे जो कैश बुक वगैरह है और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑडिट के लिए जाते हैं, ठीक है, बाहर भी ऑडिट के लिए जाते हैं। तो वो एक तरह से स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं। लेकिन मैं जो घर का घर में ही चेक कर लेता हूँ, कॉलेज का कॉलेज में ही चेक कर लेता हूँ। मुझे प्रिंसिपल सर कह देते हैं कि आप चेक कर लिया करो, देख लिया करो, ताकि गड़बड़ यहीं हो तो यहीं निपट जाए। तो मैं एक तरह का इंटरनल ऑडिटर हूँ। तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम जितने क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उतने क्वेश्चन तो आप सही करके ही आएँ, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। और ये भी क्वेश्चन अप्रोच सोचने की गलत होती है कि ना सारे ही टफ क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन जरूर टफ आते हैं, पर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मस्ट नो काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जो एक बच्चे को पता होने ही चाहिए। तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी क्वेश्चन में, मतलब कई बार क्या होता है, मेरे को गड़बड़ी लगती है कि बच्चा जिस क्वेश्चन को कर रहा होता है उसमें बिलीव नहीं कर रहा होता है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, और जो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा होता है, जो आड़ा तिरछा क्वेश्चन होता है, उसको ले लेके वो परेशान होता रहता है कि वही आएगा। आड़े तिरछे क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन इतने नहीं आते, इससे 5 या 10% क्वेश्चन आते हैं। तो पहले कोशिश क्या करनी चाहिए कि पहले जो सरल है, एवरेज है, उन क्वेश्चनों को काबू में कर लेना चाहिए, और फिर धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को, नॉलेज को बढ़ाते हुए, इधर उधर से वीडियोस या बुक्स पढ़ते हुए, जुगाड़ करते हुए, सीनियर से बात करते हुए धीरे धीरे अपनी और डेप्थ या गहराई बढ़ाते जानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है 17वां, द कंपनीज ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू गिव। कंपनी ऑडिटर से क्या उम्मीद की जाती है? फर्स्ट, हिज क्रिटिसिज्म अबाउट द अकाउंट्स, कि वो खातों की आलोचना करे। अ फैक्चुअल पोजीशन अबाउट द अकाउंट्स, वो खातों के बारे में एक तथ्यात्मक स्थिति बताए। अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द अकाउंट्स, वो खातों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा करे। और चौथा है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराए, वित्तीय सहायता दे। तो देखिए, कंपनी ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है, क्यों किया है? कि वो वास्तविक स्थिति क्या है, फैक्चुअल पोजीशन क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। तो हम जो सीए से, अधिकतर कंपनीज का ऑडिटर जो होता है वो सीए ही होता है, और वो भी प्रैक्टाइजिंग सीए, अभ्यासरत सीए, ठीक है। इसके लिए आप मेरे कंपनी ऑडिटर वाले वीडियोस भी देखिएगा ज़रूर, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या मेरा समझाने का तरीका आपको ठीक लग रहा है तो हम सीए से चाहते हैं कि वो जो एक तथ्यात्मक या फैक्चुअल पोजीशन है वो बताए। उसे फैंकालॉजी मतलब झूठ सांच करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे बहुत ज़्यादा खातों की आलोचना करने की ज़रूरत है, ना ही हमें सलाह देने की ज़रूरत है। सलाह तो हम उससे खैर ले लेते हैं बोर्ड वाले, लेकिन मेनली ये है कि वो बताए कि है क्या। जैसे आप क्या सोचो, भगवान नहीं करे कोई बीमार हो तो वो लैब में जाता है, जांच करवाता है, तो क्या जानना चाहता है?
वो अपनी वास्तविक स्थिति जानना चाहता है। वो ये नहीं है कि मशीन से आपको कोई गालियाँ सुनाई जाए, या जो लैब वाला संचालक है वो आपको डांट लगाए, या आपका खान पान ठीक नहीं और 10 तरह के भजन सुनाए। आप तो ये है कि जो फैक्ट है वो बता दो। तो इसी तरह कंपनी ऑडिटर से भी उम्मीद ये की जाती है कि जो फैक्ट्स है वो बता दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसेंशियल्स ऑफ गुड ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड, एक अच्छी लेखा परीक्षा रिपोर्ट। देखो आज मैंने अंकेक्षण की जगह अधिकतर जगह लेखा परीक्षा यूज़ किया है। वैसे अंकेक्षण रिपोर्ट, अंकेक्षण बोला जाता है, उतना ही पॉपुलर नाम लेखा परीक्षा है हिंदी में। इंग्लिश में तो बेचारा एक ही नाम है, ऑडिट। तो एसेंशियल्स ऑफ गुड ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, फर्मनेस, ऑल ऑफ द अबव। एक अच्छी रिपोर्ट सरल होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सरल होनी चाहिए। मतलब सीधी, एक शब्द है सरल, एक होता है औसत। औसत अच्छा वर्ड नहीं है, औसत नहीं, एवरेज काइंड ऑफ नहीं। सरल होनी चाहिए, समझ में आनी जानी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मतलब ऑडिटर क्या कहना चाह रहा है, वो एक क्लीन रिपोर्ट दे रहा है या क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्या वो एक एडवर्स रिपोर्ट दे रहा है, ऐसा क्यों, या वो एक डिस्क्लेमर दे रहा है तो ऐसा क्यों। क्लियर होना चाहिए। और फॉर्मनेस, सुदृढ़ होना चाहिए। एक होता है गोलमोल जवाब, मतलब चीज़ों को घुमाना, मैनिपुलेट करना, शब्दों के साथ खेलना, तकनीकी भारी भारी शर्तों का प्रयोग करना, नहीं। ऑडिटर को क्लियर कट होना चाहिए। जो मैंने लंदन एंड जनरल बैंक वाला मामला बताया था ना, उसमें अंकेश, उसमें मैंने वो केस पढ़ा था ऐसे ही आपको पढ़ाने के लिए। उसमें ऑडिटर ने ये लिखा कि ना, संपत्तियों का मूल्य वसूली पर निर्भर करता है। मतलब क्या है, बैंक ने जैसे लोन दे दिए थे और बिना गारंटी के लोन दिए थे तो पैसा डूबना स्वाभाविक ही था। तो ऑडिटर को ये बात सीधी साफ लिखनी चाहिए थी कि बैंक द्वारा अधिकांश लोन बिना गारंटी के या बिना जमानत के दिए गए हैं। उसकी जगह उन्होंने घुमा फिरा के लिखा कि ना, संपत्तियों का मूल्य वसूली पर निर्भर करता है। बाद में उन्होंने आर्ग्यू भी किया कोर्ट में कि साहब हमने इशारा देने की कोशिश की थी, तो कोर्ट ने कहा कि आपको इशारा नहीं देना था, आपको जो बात है वो बतानी चाहिए थी। तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि अंकेशक को अपनी रिपोर्ट स्पष्ट, साफ, सच्ची रिपोर्ट देनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है। अभी के लिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड ऑडिटर शुड सबमिट हिज रिपोर्ट। कौन सी धारा ये कहती है, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अनुसार एक लेखा परीक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा कि 139, ठीक है, मेरी पेन थोड़ी अच्छी काम नहीं कर रही तो मैं अजीब ही तरीके से लिख रहा हूँ। 139 से 148 यहाँ तक के आपको सेक्शंस अच्छे से याद करने हैं। मैं एक बार दोहराने की कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा। अगली स्लाइड में वैसे आ ही जाएगा। 139 है अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। 140 है अंकेशक के रिमूवल यानी इसको हटाए जाने से रिलेटेड, उसमें ऑडिटर का रेजिग्नेशन भी शामिल है। 139 140 हो गए, लगाना हटाना। 141 में बताया गया है उसका क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगा। 142 में रेम्यूनरेशन पे बात की गई है। और 143, बस यहीं तक बताऊंगा मैं, 143 में उसके दिए गए हैं पावर्स एंड ड्यूटीज़ कि अंकेशक के क्या क्या अधिकार होंगे और अंकेशक के क्या क्या कर्तव्य होंगे। इसमें उसका ये कर्तव्य है कि वो एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा, यानी अंकेक्षण करने के बाद ऑब्वियस ही बात है एंड में वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। ये 143 में बताया गया है। और वैसे 144 में ये कहा गया है कि ऑडिटर कुछ खास तरह की सेवाएं नहीं देगा। तो इसका आंसर पहले 143 हो गया। और एक बार ये सेक्शन याद कर लीजिए, यहाँ पे देखते जाइए। सेक्शन 139 इज़ अबाउट कैसे अपॉइंटमेंट की जाएगी अंकेशक की। इसमें आपको 4 चीज़ें याद करनी होती है। फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा और सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। फिर यही बात आपको गवर्नमेंट कंपनी में याद करनी है। गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कब तक अपॉइंट होगा और सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। खाली उस स्लाइड में आप देखेंगे कंपनी ऑडिटर वाला वीडियो, तो उससे आपके 10 MCQ तैयार हो जाएंगे। सेक्शन 140 में बताया गया है कि कैसे अंकेशक को हटाया जा सकता है, अगर अंकेशक त्याग पत्र देता है तो क्या होगा, और किन मामलों में स्पेशल नोटिस दिया जाएगा। खास करके क्या होता है, जब एक टर्म पूरा होने के बाद दूसरी टर्म के लिए ऑडिटर को चेंज किया जाना हो तो स्पेशल नोटिस होती है। सेक्शन 141 इसमें बताया गया है कि कौन स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो सकता है और कौन कौन स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो सकता। डिस्क्वालिफिकेशन वाला अच्छे से याद कर लेना। जिस व्यक्ति के ऊपर 1000 से ज़्यादा कर्जा हो, जो कंपनी का अधिकारी हो, जो कंपनी का पार्टनर हो, ठीक है, कंपनी का एम्प्लॉई हो, ये सब लोग, या एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी हो,
या एक व्यक्ति जो पहले से ही 20 कंपनियों की स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है, फिर वो और ऑडिटर नहीं हो सकता। तो इस तरह के कई डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। सेक्शन 142 में बताया गया है कि ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा, देगी तो कंपनी, कौन फिक्स करेगा। सेक्शन 143 में बताया गया है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसी ड्यूटीज़ में बताया गया है कि उसका रिपोर्ट देना कर्तव्य है। 144 में ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, कई सेवाएं हैं जो अंकेशक नहीं दे सकता, जैसे वो इंश्योरेंस करने वाला नहीं हो सकता, कंपनी का इंश्योरेंस करने वाला नहीं हो सकता, कंपनी का इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं हो सकता, इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता, कंपनी के अकाउंट्स बनाने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर कुछ खास तरह की सेवाएं हैं जो कंपनी को नहीं दे सकता। सेक्शन 145 में बताया गया है कि ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना होगा। ये वैसे अगले MCQ का मैंने पहले से बता दिया। और सेक्शन 146 में बताया गया है कि ऑडिटर को जनरल मीटिंग अटेंड करनी होगी, उसे हक होगा कि उसे जनरल मीटिंग का नोटिस मिले और उसे जनरल मीटिंग में आना चाहिए, या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए, ये उसका अधिकार भी है, उसका दायित्व भी है। और अगर वो इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो धारा 147 में प्रावधान बताए गए हैं कि इतने रुपए से लेके इतने रुपए तक की पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। और सेक्शन 148 में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कौन कौन सी, पूरा पढ़ लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज कॉस्ट ऑडिट। तो बेसिकली इट इज़ अबाउट कॉस्ट ऑडिट सरल शब्दों में। और कॉस्ट ऑडिट ऑब्वियस सी बात है सब कंपनियों की नहीं होती, केवल उन्हीं कंपनियों की होती है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लगी हुई थी, उसमें भी सबकी नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चुन चुन के बताएगी कि भाई इनको ऑडिट करवानी है, ठीक है, ओके, और किन मदों की करवानी है वो भी बता दिया जाता है। और इसके बाद अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थे, हिंदी में कंफर्टेबल थे, तो एक बार देख लीजिए धारा 138, ये मैंने 139 बताया था वहाँ, धारा 138 में आंतरिक अंकेक्षक के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा लाइट चला गया था। 138 बताता है आंतरिक अंकेक्षक के बारे में, 139 में अंकेक्षक की नियुक्ति पुनर्नियुक्ति, 140 में बताया गया है कि अंकेक्षकों को कैसे हटाया जाएगा, वो त्यागपत्र देगा तो क्या होगा, और विशेष सूचना। 141 में अंकेक्षक की पात्रता, योग्यता, अयोग्यता के बारे में बात की गई है। 142 में अंकेक्षकों का पारिश्रमिक, 143 में अंकेक्षकों का क्या अधिकार होगा, क्या शक्तियाँ होंगी, क्या कर्तव्य, क्या दायित्व होंगे और कैसे अंकेक्षण मानदंड उनको पालन करने हैं। 144 में बताया गया है अंकेक्षक द्वारा प्रदत्त कुछ सेवाओं की मनाही। 145 में बताया गया है अंकेक्षकों को अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना होगा। 146 में बताया गया है कि अंकेक्षकों को साधारण सभा में उपस्थित होना होगा, या तो खुद या उनका प्रतिनिधि। 147 में है कि इन धाराओं का उल्लंघन किए जाने पर क्या दंड होगा। और 148 में कुछ कंपनियों की दशा में केंद्र सरकार द्वारा लागत की मदों का अंकेक्षण निर्दिष्ट करना। ठीक है सर, चलिए, तो इसके बाद अपन ऑलमोस्ट इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा। हाँ, देख लेते हैं 20वां आज का आखिरी क्वेश्चन। कहता है अ कंपनी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू साइन हिज ऑडिट रिपोर्ट। तो 143 में बताया गया है कि उसे ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी, और 145 में बताया गया है कि उसे अपनी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पे हस्ताक्षर करना होगा, और उसे और भी कंपनी की जो वित्तीय लेखे होंगे उन्हें वेरीफाई या प्रमाणित करना होगा। तो साइन करने के लिए जो है वो अलग धारा है, 145 है। मैंने इसे ऐसे याद कर रखा है, पहले रिपोर्ट बनेगी 143 में तहत, और 145 के तहत उसके ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे, क्योंकि जब तक साइन नहीं होंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। 145 बाकी धाराओं का भी आप देख लीजिएगा कि 142 किसकी है, 143 किसकी है। अब मैंने आपको बता दिया, अब आप बोर होंगे तो और नहीं बताऊँगा। होप आज का वीडियो, अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये बोनस क्वेश्चन लिख लीजिए एक तरह से। इन विच केस एन ऑडिटर गिव्स क्वालिफाइड रिपोर्ट। एक लेखा परीक्षक योग्य रिपोर्ट, योग्य सही कम सही शब्द है, पर ये हो सकता है क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है पेपर सेटर ज़्यादा मेहनत नहीं करते, तो क्या एग्जैक्ट हिंदी होनी चाहिए, तो हिंदी एग्जैक्ट होनी चाहिए मर्यादित रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट की सही हिंदी जो है वो है मर्यादित रिपोर्ट। तो वो ऑडिटर ऐसी मर्यादित रिपोर्ट कब देता है? पहला, जब लेखांकन सिद्धांतों को उचित रूप से नहीं अपनाया जाता, बिल्कुल, यानी जब गैप्स को फॉलो नहीं किया जाता, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया जाता। स्थायी संपत्तियों पर अपर्याप्त मूल्यह्रास का मामला रहा हो, बिल्कुल ये भी सीरियस मामला है कि आप फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे, या लगा रहे हैं तो पर्याप्त नहीं लगा रहे, तो यहाँ पे भी वो अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा, ऑब्जेक्शन रेज करेगा।
जब उचित लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती हो, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। आप बुक्स ही मेंटेन नहीं करते, प्रॉपर बुक्स रखनी चाहिए वही नहीं रखते, तो भी वो क्वालिफाइड ओपिनियन रेज करेगा। तो इन तीनों मामलों में यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। इन सभी मामलों में अंकेशक क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, अपना परिमित मत देगा वो, और मर्यादित मत देगा। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं करते। वीडियो हो चुका है ख़त्म। चैनल वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं लगता, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस की जानकारी होती रहे। कॉमर्स में मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने वाला हूँ और बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। होप सो, मैं तो ट्राई करना चाहता हूँ। और ठीक है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा। हमारा ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे भी काफ़ी सारा फ्री कंटेंट है और वहाँ पे कुछ पेड कंटेंट भी है जो बंदे बहुत सीरियस हैं उनके लिए, और बहुत ही नॉमिनल दामों पे अवेलेबल है। चलिए बाय।